नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे खास बात करने वाले हैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन के बारे में। यह दोस्तों, यह अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों ये अभिलेख, और आपके एग्जाम में इस अभिलेख से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। और आज के इस सेशन में दोस्तों इसी अभिलेख से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आपके साथ साझा करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों एक बार आप सभी जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में। दोस्तों, यह अभिलेख खारवेल की प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि यह खारवेल हैं कौन। दोस्तों, तो खारवेल जो है कि यह जो चेदी वंश है, यह आपका जो चेदी वंश है, उस चेदी वंश के शासक के रूप में जाने जाते हैं, जिनका शासन क्षेत्र हमें जो कलिंग का जो क्षेत्र है वह दिखाई देता है। यदि हम इस पुरास्थल की बात करते हैं कि जहां से यह हाथी गुम्फा लेख किसके द्वारा खोजा गया था, तो यह खोजा गया था दोस्तों बिशप स्टर्लिंग के द्वारा 1825 में। यह पुरास्थल, यह जो आपका अभिलेख है कहां पर स्थित है, तो यह अभिलेख उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और यह अभिलेख जो उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियां हैं, उसी पहाड़ियों पे गुफा संख्या जो 14 है, उसमें यह लेख जो है वह उत्कीर्ण हमें देखने को मिलता है। अब ऐसे में यहां पर एक नाम आया है। नाम क्या आया है? उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं, उनका जो नाम है वो यहां पर आपको मेंशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसे में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यह जो उदयगिरी या फिर हम खंडगिरी गुफाओं की हम बात आपसे कर रहे हैं, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस उदयगिरी एवं खंडगिरी की जिस गुफाओं की हम बात करें, इसका जो निर्माण है वह किसके द्वारा किया गया। तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ठीक है, यह आपके खारवेल के राज्याभिषेक का, जो खारवेल का राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक है, उस राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में जो है कि यहाँ पे जो कुमारी पहाड़ी है, जिसको आप उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ी है, जैन भिक्षुओं के लिए, किसके लिए? जैन भिक्षुओं के लिए जो है कि इन गुफाओं का जो निर्माण है वह कराया गया था। और यदि आप उदयगिरी या फिर खंडगिरी की गुफाओं को देखते हैं, तो लगभग यहाँ पे 35 गुफाएं जो हैं, उदयगिरी में 19 हैं और खंडगिरी में 16, ठीक है, गुफाएं जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो कुल 35 के आसपास जो गुफाएं हैं वह आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो एक में 19, एक में 16 जो गुफा है वह देखने को मिलता है, जिसमें आपकी उदयगिरी की प्रमुख गुफाओं की बात करते तो रानी गुफा इत्यादि है। खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बस मैंने आपको एक सिंपल से तरीके से बता दिया। उसी की गुफा संख्या जो 14 है, उसमें ये जो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, जो कि खारवेल की प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है, उसको भी देखने को मिलता है। अब ऐसे में यहाँ पे खारवेल की प्रशस्ति कहा जा रहा है। मैंने आप लोगों को जब अभिलेख पढ़ाया था तो बताया था कि अभिलेख कई प्रकार के होते हैं, जैसे दानात्मक अभिलेख, ठीक है, जैसे राजकीय अभिलेख, ठीक है। तो ऐसे में इनमें से जैसे कि दानात्मक, जिसमें सरकार के या फिर राजा के द्वारा किया गया जो दानों का जो उल्लेख है वह प्राप्त होता है, और वैसे ही एक अभिलेख होता है जिसको हम लोग प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति क्या है? राजा की प्रशंसा में, उसकी जो उपलब्धियां हैं उसकी प्रशंसा में किए गए जो उल्लेख हैं, जो कि हमें अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, उनको हम प्रशस्ति कहते हैं। और सबसे प्रसिद्ध प्रशस्ति आपने नाम जरूर सुना होगा, प्रयाग प्रशस्ति, जिसको कि हरिशेर ने समुद्रगुप्त के काल में लिखा था। तो वैसे ही ये भी एक प्रशस्ति है जो कि खारवेल की जो उपलब्धियां हैं उनको बारे में जो है यह अभिलेख गिनाता है, उसके बारे में जानकारी देता है।
यदि हम इस अभिलेख के उद्वाचन की बात करते हैं कि हु इज द डिसाइफर, किसके द्वारा जो है कि किसके द्वारा इस अभिलेख को पढ़े जाने का प्रयास किया गया, किसने अभिलेख को पढ़ा, तो सबसे पहले इसकी कोशिश की थी जेम्स प्रिंसेप ने। ये वही जेम्स प्रिंसेप हैं जिन्होंने ब्राह्मी लिपि को सबसे पहली बार 1837 में पढ़ा था। ठीक है, और इन्होंने इसका जो उर्ध्ववाचन है वो करने का वाचन किया था, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वो इनकरेक्ट था, वो अशुद्ध था। जो उन्होंने डिसाइफरमेंट किया, उन्होंने जो पढ़ने का प्रयास किया, वो अशुद्ध था। बाद में 1877 ईस्वी में एलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको हम भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जानते हैं और यही आपके एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इन्हीं के द्वारा 1877 में और बाद में 1885 में बी एल इंद्र के द्वारा, भगवान लाल इंद्र जी के द्वारा जो है इसका शुद्ध पाठ प्रस्तुत किया गया, जिसमें राजा का नाम खारवेल सही ढंग से इन्होंने पढ़ा था। तो दो लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण काम किया है, एक एलेक्जेंडर कनिंघम 1877 में और दूसरा 1885 में भगवान लाल इंद्र जी के द्वारा। हालांकि प्रयास इसके पहले जेम्स प्रिंसेप ने भी किया था, लेकिन वह जो है कि वो अशुद्ध रहा है। अब आप सभी जानते हैं कि हर एक अभिलेख किसी न किसी लिपि, किसी न किसी भाषा में लिखा गया होता है। तो यह जो अभिलेख है वह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और इसकी भाषा प्राकृत है। जैसे आप अशोक के अभिलेखों को देखते हैं तो अशोक के जो मुख्यतः अभिलेख हैं सबसे अधिक ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। वैसे ही यह भी अभिलेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखा गया, जिनमें कुल हमें 17 पंक्तियां जो हैं, 17 लाइन्स देखने को मिलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें किसी भी जो प्रशस्ति का जो राइटर है, जो लेखक है, वह देखने को नहीं मिलता। सामान्यतः आप जब भी किसी अभिलेख को प्रशस्ति के रूप में देखते हैं तो वहां पे उस अभिलेख के जो रचनाकार हैं उसका नाम हमें जरूर देखने को मिलता है। जैसे आप प्रयाग प्रशस्ति करें तो आपको हरिसेन का नाम मिलता है, आप एहोल प्रशस्ति करें तो आपको रवि कीर्ति का नाम मिलता है। वैसे ही हर प्रशस्ति के अपने महत्वपूर्ण लेखक होते हैं, लेकिन इसके लेखक का नाम ज्ञात है, पता नहीं चलता। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यह जो है कि कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण जानकारियां देता है जो आपकी एग्जाम में एट इट इज पूछा जाता है। जैसे में कि नहरों का नंदों के द्वारा, वो भी खास करके इसको महापदम नंद, जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी, उनके द्वारा जैन धर्म में उस किसका किसका उल्लेख मिलता है, नहरों का उल्लेख मिलता है, जो कि नंदों के द्वारा, महापद्म नंद के द्वारा उसका निर्माण किया गया। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का तथा जैन भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने का जो उल्लेख है, यह करने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। मतलब यह अभिलेख ऐसा है जो कि जो महापद्मनंद अर्थात नंद शासकों के द्वारा नहरों के निर्माण का प्राचीनतम उल्लेख देता है। जैन धर्म में मूर्ति पूजा से संबंधित प्रथम अभिलेखी साक्ष्य मिलता है और जैन भिक्षुओं को ग्राम दान किए जाने का भी उल्लेख करने वाला यह प्राचीनतम अभिलेख है। इसी अभिलेख का जो प्रारंभ है वो जैन अहर्त एवं सिद्धों की उपासना से होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप जैन खारवेल की साथी गुम्फा अभिलेख को देखते हैं तो इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जो खारवेल है वो जैन धर्म को मानने वाला था। इसका जो है कि जैन धर्म को मानने वाला था, ये जैन फॉलोवर था। ठीक है, इसीलिए इसकी जो शुरुआत है वो जैन जो अहर्त है या फिर सिद्ध है उनकी उपासना से, उनकी पाठ से जो है ये शुरू होती है। यह प्राचीनतम लेख है जिससे यह ज्ञात होता है कि युद्धों में जहाजों का प्रयोग होता था और ये बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि उस अभिलेख का नाम बताइए जहां पे युद्ध में जहाजों के प्रयोग का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है, दैट इज हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। इसके अलावा इसी अभिलेख में सबसे पहली बार प्राचीनतम भारतवर्ष और महाराज की जो उपाधि है यह भी यहीं पर सबसे पहली बार देखने को मिल रहा है। तो ये एक ऐसा अभिलेख है जिसमें पहली बार बहुत सारी चीजें जो हैं आपको देखने को मिलेगी। यही पहला अभिलेख है जो कि राजा मुरीय के काल के विषय में जानकारी देता है और साथ ही साथ लेख से जनगणना का भी साक्ष्य मिलता है। और ये जनगणना का साक्ष्य क्या मिलता है कि ओडिशा की उस समय की जो प्राचीन ओडिशा की जनसंख्या कितनी बताई गई है, 35 लाख बताई गई। उस समय तत्कालीन समय में जब यह अभिलेख लिखा जा रहा था तो उस समय तत्कालीन समय में उड़ीसा की जनसंख्या 35 लाख थी, जो कि इसी से जानकारी देखने को मिलता है। इसके अलावा स्थापत्य गतिविधियों पर हुए व्यय की भी जो सूचना है वह इसी लेख से मिलता है। अभी आगे आएंगे तो बताएंगे हम कि किस प्रकार से जब खारवेल अपने महाविजय महल का निर्माण करा रहे थे
तो उस दौरान उनको उस महल के स्थापत्य संरचना के निर्माण में कुल 38 लाख रुपए खर्च हुए थे। कंफ्यूज मत होइएगा, 35 लाख जनसंख्या बताई गई है उड़ीसा की और 38 लाख रुपए बताए गए हैं जो व्यय हुए थे, जो स्पेंट हुए थे ड्यूरिंग द बिल्डिंग ऑफ दैट महाविजय पैलेस, महाविजय निर्माण। खारवेल के दिग्विजय का या फिर प्रथम अभियान या फिर दूसरे वर्ष सातवाहनों के अशिक नगर पर आक्रमण से प्रारंभ होता है और ये आगे बढ़ते हुए जो है उसका अंतिम अभियान 12वें वर्ष पांड्य देश पर होता है। तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इसका अंतिम अभियान था वह किस देश के विरुद्ध था, तो पांड्य देश के विरुद्ध था और यह इन्होंने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में जो है यह अभियान किया। इसके अलावा इसी लेख से पता चलता है कि खारवेल ने 64 प्रकार के वाद्य यंत्रों से वाद्य ध्वनि उत्पन्न कराई थी। अब इससे क्या पता चलता है कि खारवेल का म्यूजिक में बड़ा ही जबरदस्त इंटरेस्ट था, संगीत के क्षेत्र में बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्ट था। यही कारण है कि लेख में उसे गांधर्व विद्या अर्थात संगीत के क्षेत्र में प्रवीण और गंधर्व वेद का ज्ञाता बताया गया, क्योंकि इसका म्यूजिक में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब ऐसे में जरा हमें थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो ये गांधर्व वेद है, ठीक है, यह किस वेद का उपवेद है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में, तुरंत बताइएगा कि गांधर्व वेद किस वेद का उपवेद है। ठीक है, तो म्यूजिक में जानकारी मिलती है। अतः अभिलेखिक साक्ष्यों के आधार पर हम ये सब कह सकते हैं कि जिस प्रकार समुद्रगुप्त के वीणा वादन के बारे में जानकारी मिलती है, वीणा संगीत के बारे में जानकारी मिलती है, उसके उसके संगीत से संबंधित चीजों की जानकारी मिलती है, वैसे ही खारवेल की भी संगीत में कुशल था, इसके बारे में जानकारी जो है हमें देखने को मिलती है। समुद्रगुप्त ने तो वीणा वादन प्रकार के सिक्के भी चलाए थे, आप सभी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा खारवेल को बचपन से ही वर्धमान अर्थात महावीर स्वामी और विजय में वेन पुत्र पृथु के समतुल्य बताया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आता है कि खारवेल की जो तुलना है वो किनसे की गई है, तो वर्धमान महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, ठीक है, उनसे, और वेन पुत्र जो पृथु हैं उनसे की गई है। अब यदि हम इस खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख देखते हैं तो उसके कई सारी जो उपलब्धियां हैं खारवेल की, वो एक एक करके हमें पता चलता है। यह अभिलेख, इसमें किसी भी डेट को मेंशन नहीं किया, जैसे आप अभिलेख देखते हैं, जैसे आपने देखा क्या कहते हैं एहोल अभिलेख 634 का है, ठीक है, तो हर एक अभिलेख में कुछ न कुछ डेट मेंशन होती है, कोई अभिलेख में डेट मेंशन नहीं भी होती, तो ये एक ऐसा लेख है जिसमें किसी प्रकार की जो तिथि है, जो डेट है, वो मेंशन नहीं है। इसमें खारवेल के बचपन से लेके शिक्षा, राजा बनने के बाद तक के जो 13 वर्ष के शासन काल का जो क्रमबद्ध विवरण है वह हमें देखने को मिलता है। तो यह 13 वर्ष की जो टाइमलाइन है उसको ध्यान में रखिएगा, कुल 13 वर्षों के शासन काल की जो जानकारी है वह देखने को मिलता है। तो खारवेल ने अपने राज्याभिषेक के प्रथम वर्ष तूफान से विध्वंस जो कलिंग का क्षेत्र है उसका पुनर्निर्माण कराया और इस कलिंग के पुनर्निर्माण में उसने 35 लाख मुद्रा खर्च करके संभवतः 35 लाख प्रजा का मनोरंजन किया। तो अब यहां पे देखिए दो क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसने अपने महल के निर्माण में कितने पैसे खर्च किए, 38 लाख। उसने कितने रुपए कलिंग के पुनर्निर्माण में खर्चा किया, 35 लाख रुपए खर्चा किया। कितनी जनसंख्या है कलिंग की, 35 लाख जनसंख्या है कलिंग की। तो कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा, दूसरे वर्ष खारवेल ने क्या किया, दूसरे वर्ष खारवेल ने कि जो खारवेल की सेना है उसने काश्यप क्षत्रियों की मदद से दक्षिण में जो कन्न वेना नदी है, जिसको हम लोग कृष्णा या फिर वेन गंगा नदी कहते हैं, वहां तक पहुंच गई थी और उसी ने जो है कि मुशिक नगर, जिसको आप आशिक नगर या फिर ऋषिक नगर के नाम से जानते हो, उसको आतंकित कर दिया था। और इस दौरान उस क्षेत्र का सातवाहन शासक कौन था, तो वो उस समय समकालीन शासक था शातकर्णी फर्स्ट। और यहां से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि खारवेल के समकालीन शातवाहन शासक का नाम बताइए, तो ध्यान रखिएगा वह था शातकर्णी फर्स्ट, जब उसके दूसरे वर्ष उसकी सेना मुशिक नगर पहुंच गई थी। ठीक है, इसके अलावा तीसरे वर्ष उसने अपनी राजधानी में संगीत, वाद्य, नृत्य इत्यादि के अभिनय द्वारा उत्सव मनाया। चौथे वर्ष उसने भोजकों और रठिकों को पराजित किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि खारवेल के द्वारा अपने शासनकाल के चौथे वर्ष में जो बरार के भोजक थे
और अहमदनगर के खान देश के जो रठिक थे उसको इन्होंने पराजित किया। और रठिकों और भोजकों का उल्लेख हमें, जब मैंने आप लोगों को अशोक के अभिलेख पढ़ाए थे, तो अशोक के अभिलेखों में भी इन भोजकों और रठिकों का उल्लेख मिलता है। अब जरा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि अशोक का वह कौन सा अभिलेख है जिसमें हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, रठिक और भोजकों के बारे में। ठीक है, जरा हमें कमेंट बॉक्स के बारे में बताइए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप कोई चीज देखें तो पूरी तरीके से उसको केंद्रित होकर दिमाग को फोकस करके देखिए। एक पूरी कंपाइल वीडियो 3.5 या 4 घंटा के अशोक के जितने अभिलेख हैं, चाहे माइनर पिलर एडिक्ट, मेजर पिलर एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट, केव एडिक्ट, जितनी सारी चीजें सब मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं। 3.5-4 घंटे की वीडियो है। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों को और भी बता दूं, यदि आप आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट या फिर हिस्ट्री यूजीसी नेट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा जून 2025 के लिए हमारा जो नया बैच है वो 15 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। यदि आप भी उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारा जो ऑफिशियल ऐप है उस पे रुद्र एजुकेशन हब, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे जो चैनल का दिया गया नंबर है उस पर भी कॉल या मैसेज के द्वारा आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस बैच में आपको क्या कहते हैं कि पूरी की पूरी जानकारी, चाहे डेली बेसिस पे आपकी लाइव क्लासेस होगी जो कि पूरा सेकंड पेपर हम कवर करेंगे, जिसमें आपको 2 मोड में हम चीजें डिस्कस करेंगे। एक तो जो कि आपकी पूरी की पूरी थ्योरी होगी जो यूनिट 1 से यूनिट 10 तक डिस्कस करेंगे, और साथ में हम आपके साथ जो है कि जो एमसीक्यूज, वन लाइनर, उनसे बनने वाले टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट सीरीज इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी जो टॉपिक वाइज और फुल मॉक टेस्ट भी होगा। साथ ही साथ हम आपको जो है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड कराएंगे, और आपके जो डाउट सेशन है वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यदि दोस्तों आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप इसको पूछ भी सकते हैं, इसकी जानकारी भी ले सकते हैं, या फिर सीधा हमें कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें विद्याधर नाम के जैनियों का उल्लेख है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आ चुका है। खारवेल जो कि खुद जैन धर्म का अनुयायी था, उसने इसी वर्ष उसने जो है कि विद्या धर्म में निवास किया था। ठीक है। उसने 5वें वर्ष तनुशूली तनशूली से राजधानी तक जो है नहर का विस्तार कराया था। ये क्वेश्चन हाल ही में आपकी एग्जाम में आया होगा, यदि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो 5वें वर्ष जो है इसने तनशूली से राजधानी तक के नहर का जो विस्तार है इसके द्वारा कराया गया। और इस नहर को 300 वर्ष पूर्व जो नंद शासक महापद्म नंद हैं उनके द्वारा बनवाया गया था, जो कि मैंने आज भी वीडियो की शुरुआत में आप लोगों से शेयर किया था। महापद्मनंद यहां से आदि जिन की मूर्ति उठा के लेके गए थे, जिसके बारे में जो जानकारी है वह यहां पर देखने को मिलता है। तो 5वें वर्ष जो है कि नहर के विस्तार की जानकारी मिलती है और महापद्मनंद के द्वारा नहर निर्माण का उल्लेख मिलता है। 6वें वर्ष खारवेल ने ग्रामों और नगरों के निवासियों पर लाखों मुद्राओं के बराबर जो राजकीय कर थे, जो टैक्स था आपका, उसको उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया था, छोड़ दिया था। हाथी गुफा लेक की 7वें वर्ष की उपलब्धियां क्षतिग्रस्त है, मतलब कि वो डैमेज है, उसके बारे में जानकारी विशेष नहीं मिलती। बस ये कि 7वें वर्ष ही खारवेल को संतान की प्राप्ति हुई थी, इसकी जानकारी प्राप्त है। ठीक है। इसके अलावा 8वें वर्ष की उसकी सेना ने जो बराबर जो आपका गोरखगिरी की पहाड़ियां हैं उसको पार करके जो यवन शासक दिमित्री है, जिसको डेमेट्रियस कहते हैं, उनको राजगृह में हराया। और दिमित्री जो है वह कहां भाग गया, वहां से मथुरा के क्षेत्र में वह भाग गया, पलायन कर गया था। ठीक है। तो 8वें वर्ष उसके द्वारा जो यवन शासक दिमित्री है उसको हराए जाने का उल्लेख मिलता है। 9वें वर्ष उसने ब्राह्मणों को जय परिहार भूमि दिया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 9वें वर्ष उसने ब्राह्मणों को भूमि दान किए जाने का उल्लेख मिलता है। उत्तर भारत के विजय के उपलक्ष्य में उसने प्राचीन नगर कलिंग तथा प्राची नदी के दोनों किनारों पर 38 लाख में महाविजय प्रसाद का निर्माण कराया, जो कि मैं शुरुआत में करा। और ये इसने कब कराया था, अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में, जब उसने उत्तर भारत पर विजय प्राप्त किया था, उसी के आपके कलिंग में प्राची नदी के दोनों किनारों पर किया था, ध्यान रखिएगा। इसी वर्ष उसने सोने का कल्प वृक्ष भी दान किया था, और जिसके पत्ते भी जो है सोने के ही थे। खारवेल ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष भरत वर्ष,
जिसको कि भारत और इसको मैं कह रहा हूँ जो प्राचीनतम उल्लेख मिलता है उस पर भी आक्रमण किया। और यह भारतवर्ष मगध एवं मथुरा के बीच स्थित जो गंगा घाटी का कोई प्रदेश था, न कि कोई संपूर्ण महाद्वीप। जैसे कि हम भारतवर्ष शब्द पढ़ते हैं तो ये आपको भारतवर्ष शब्द जो है कि एक पूरे संपूर्ण महाभारत जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसको डिनोट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो भारतवर्ष था वो नहीं था, बल्कि ये आपके मगध एवं मथुरा के बीच में स्थित जो गंगा घाटी का रीजन था उसी में कोई एक प्रोविंस रहा था, जिसको हम लोग भारतवर्ष के रूप में जानते। ठीक है, इसके अलावा उसने 11वें वर्ष उसने दक्षिण से 1300 वर्ष पुराने जो तमिल संघ था, चोल चेर पांड्य, आप सभी जानते हैं काफी महत्वपूर्ण संगम साहित्य इत्यादि आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो इनका उल्लेख यहाँ पर आता है। तो इनको भी उसने तोड़ा, इसका भी भेदन किया और पिथुंड में गधों को का हल चलवाया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 11वें वर्ष में उसने 1300 वर्ष पुराने केतुभद्र की जो प्रतिमा है, उस केतुभद्र की प्रतिमा का जो जुलूस है उनके द्वारा निकाला गया। ठीक है, इसके अलावा उसने 12वें वर्ष 2 अभियान किए, एक उत्तर भारत के क्षेत्र में, दूसरा जो है उसने दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो है अभियान किया था। सर्वप्रथम उसने मगध के शासक जो बृहस्पति मित्र हैं उनको हराकर अपनी चरण वंदना कराई, और फिर खारवेल ने मगध पर कुल 2 बार आक्रमण किया था। लेकिन इतिहासकार जो जॉन स्मिथ है, इनका यह मत है, गलत है, कि दोनों बार पराजित होने वाला शासक मगध नरेश पुष्यमित्र था, जो कि उनकी जो थ्योरी थी स्मिथ की, यह रिजेक्ट कर दी गई। खारवेल ने अभी ऊपर पढ़ा आपने कि जो प्रतिमा, जिन प्रतिमा जो थी वह ले गई थी। ठीक है, आपने यहाँ पे पढ़ा था कि जो जिन प्रतिमा है, ठीक है, वह ले जाया गया था। ठीक है, और उसी जिन प्रतिमा को जो है इसने क्या किया था कि वापस ले आए थे। ठीक है, वो उस जिन प्रतिमा को क्या किए थे, वहां से वापस ले आए थे। ठीक है, जो महापद्मनंद, यहाँ पे आप देखिए, जो 5वें वर्ष में महापद्मनंद ने आदि जिन की मूर्ति ले गए थे, उसी आपके आदि जिन की मूर्ति को इन्होंने क्या किया था कि यह वापस कलिंग लेके आए थे। फिर उसने अंग क्षेत्र पर भी जो है कि आक्रमण किया, हमला किया, एवं अंग एवं मगध से प्राप्त जो भी धन था उससे भुवनेश्वर में मंदिर तथा गोपुर के शिखरों को बनवाने में 100 विशंक मुद्राएं खर्च की थी। और उसका अंतिम अभियान पांड्य देश पर जल एवं थल मार्ग से हुआ, और पांड्य नरेश ने उसकी अधीनता स्वीकार की और उसे मुक्तामणियों का उपहार दिया था। ठीक है, तो इस दौरान कुल 13 वर्ष में खारवेल ने 5 चरणों में कुल 6 सैन्य अभियान किए, जिसमें 1, 3, 5, 6, 7, 9 एवं 13वां वर्ष उसका जनहित कार्यों में खर्च हुआ, जबकि 2, 4, 8, 11 एवं 10, 11 और 12वां वर्ष उसका जो है कि सैन्य अभियान में बीता था। तो यह कुल महत्वपूर्ण जानकारी थी खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। उम्मीद करते दोस्तों कि इस छोटी सी और महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोगों को काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। यह वीडियोस की सीरीज आगे भी आप लोगों को मिलती रहेगी, और दोस्तों आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे आने वाले समय में आपको सभी प्रकार की जानकारियां मिलेंगी। और साथ ही दोस्तों, यदि आप हमारा बैच, मॉक टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, ई नोट्स, क्वेश्चंस पेपर वगैरह इत्यादि दोस्तों आप ज्वाइन करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां से सभी चीजों को अलग अलग भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर बैच के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, कॉल या मैसेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। आपका फीडबैक ही हमें बेहतर बनाता है। हम आपके फीडबैक के माध्यम से आपके सुझावों को प्राप्त करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में एक नए इन्फॉर्मेशन और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।